All right, so bachcho, Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to start with what? We are going to start with the topic number 1 of today's class, which is concerned with moles. बच्चों, we are going to talk about moles over here. ठीक है, अब moles की जब आप बात करते हो बच्चों, तो we have a lot of things that are connected with moles. तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर मासेस. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मॉलिक्यूलर मासेस उनको निकालना नहीं आता. बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, वो भी निकालना नहीं आता. तो मैं 2 से 3 एग्जांपल करके दिखाऊंगा ताकि अगर आप में से ऐसा कोई है भी तो उसको आसानी हो जाए. मॉलिक्यूलर मास निकालते ही फिर मैं आपको दिखाऊंगा परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज बाय मास. ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस. ठीक है, देन आफ्टर दैट आई विल शो यू द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों, एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 3 to 4 मार्क्स. राइट, तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा. उसके बाद हम आएंगे मोल्स के बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें आप कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्टेकियोमेट्री. ठीक है ना, इसकी बात हम करेंगे. और इसके अंदर हम जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होता है वो इसका ही होता है. तो बच्चे इस पे परेशान होते हैं, तो हम इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे. ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, so can you hear me properly? The screen is visible to all of you. Is there any problems? You can tell me because I am going to start. All right, thank you so much Arish. All right बच्चों, so we are going to start with the first one, which is molecular mass. बच्चों, तो देखिए molecular mass एक बहुत बेसिक स्टफ है, बहुत ज्यादा बेसिक है. तो आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर आप हमें इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं. मैं बेसिक पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको मॉलिक्यूलर मास निकालना ना आता हो, तो उनको आना चाहिए ताकि आप डिफ्यूजन के सवाल कर सकें, ताकि आप मोल्स को सॉल्व कर सकें. मोल्स का पहला ही बेसिक फॉर्मूला क्या है? पहला ही फॉर्मूला आपके पास ये है कि आप जो है मास ओवर एमआर करते हो. ठीक है ना, तो मास ओवर एमआर में आपको एमआर निकालना जरूरी है. तो दैट इज द थिंग, इसीलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं. ऑलराइट बच्चों, तो देखें पहली चीज है आपके पास व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको निकालना है. मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ all atomic masses. This is actually the sum of all atomic masses. All right बच्चों, जितने भी एटम्स मौजूद हों आपके पास, आप उनका क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं. जब आप उसको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा. इज दैट राइट बच्चों? बिल्कुल नेहाशा, मैं ये सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह निकालते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट चीजों में से है, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट नेहाशा. ऑलराइट, सो देखिए सबसे पहले एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे, तो मैं बिल्कुल 3 से 4 बेसिक स्टफ की एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं. नंबर 1 NaOH. तो भाई आपने पीरियोडिक टेबल को यूज करना है. पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास मास नंबर बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको यूज करना है. सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. राइट, आपने बस ये बात का खास ख्याल रखना है कि जब एलिमेंट चेंज होता है तो प्लस का निशान आता है, तो यू नीड टू राइट प्लस ओवर हियर. ये हो गया आपके पास 40. ठीक है ना. परेशानी कब होती है? परेशानी तब होती है जब आपके पास कुछ इस तरह की एग्जांपल आ जाए, ब्रैकेट आ जाए. ठीक है ना. बच्चे क्या करते हैं भाई, कैल्शियम आ गया आपके पास 40, दैट्स राइट, और ये इसको यूज ही नहीं करते. ऑक्सीजन 16 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, बीच में कुछ लिखा ही नहीं. अब इसकी वजह से वो मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर आपका आंसर बहुत ज्यादा कोई बड़ा आंसर हो जाता है. तो बच्चों याद रखना है, एलिमेंट यहाँ पर भी तो चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर भी प्लस ही आएगा. सो द राइट आंसर इज 74 ओवर है. आप पहले इसको प्लस करोगे, फिर मल्टीप्लाई कराओगे, फिर ऐड करोगे. ठीक है, तो ये बेसिक स्टफ है जो कि आपको याद रखना है. इसी तरह से आपके पास एक एग्जांपल आपको इस तरह से मिलती है. फॉर सपोज आपके पास लिखा होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. तो ये भी एक रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए. फॉर सपोज अगर ये इस कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर इज डिफरेंट, देन सल्फर इज डिफरेंट, देन ऑक्सीजन इज डिफरेंट, सो इट वुड बी लाइक दिस. ठीक है ना भाई, तो आपने इनके दरमियान प्लस लिखना है. एंड दिस डॉट मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना बच्चों, इस डॉट का मतलब होता है प्लस. तो ये आपने प्लस अलग लगाना. और ये जो 5 लिखा हुआ है वाटर के साथ, तो ये सिर्फ H2 के साथ नहीं है, ये पूरे H2O के साथ है. तो आपने इस 5 को पूरे वाटर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कराना है. तो ये एक और रूल है जो कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में हेल्प आउट करेगा. ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया 160 प्लस
5 into 18 it would give you 90 plus 160 give you 250. तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास हो सकता है मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये वाला तरीका, तो आपको इसके लिए अवेयर रहना है, ठीक है। ये बात मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट्स सेंड किए थे, जिसने मुझे मैसेज किया मैंने उन सबको नोट्स सेंड किए, और जहां जहां मैंने अपनी क्लास का लिंक डाला था उन सबको बेटे मैंने नोट्स शेयर किए। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे एक पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा देखिए बच्चों, एक तरह आपके पास सवाल आता है इस तरह का बच्चों एग्जाम में कि वो कहता है आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालने के लिए वो आपसे पूछता है। तो देखिए फॉर सपोज आपके पास इस तरह का क्या दिया हुआ है, आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है और वो कहता है x की वैल्यू निकालो, और वो आपको कहता है कि इस पूरे का आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो 246, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है आपके पास 246 है, और वो कहता है आपसे कि आप इसका क्या निकालो बच्चों, आप इसके अंदर जो x की वैल्यू हो वो निकाल दो, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि इसके अंदर जो है x की वैल्यू आप निकाल दो, ठीक है ना। अब ये आ गया मसला, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, आप इसको सॉल्व करोगे मैग्नीशियम सल्फेट डॉट XH2O, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 246, आपको x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। मैग्नीशियम सल्फेट का MR निकालेंगे, मैग्नीशियम इज 24, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 into 4, तो whatever the answer over here, कितना आंसर आएगा इसके पास 64, ये मेरे ख्याल से 120 बनेगा, ये 120 प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, तो यू कैन से दैट 246 minus 120 will give you 126। अब ये आपके पास बन गया x H2O is equals to 126। अब H2O का जो आपके पास क्या है MR है वो 18 है, और ये क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा, 126 over 18 will give you 7। आप देख सकते हैं कि आपके पास 7, x की वैल्यू क्या है 7, यानी कि आपके पास यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इस तरह का सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आपने इसके लिए तैयार रहना है, इस तरह के सवाल भी पेपर में 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू अभी, थैंक यू इफ्रा। ऑलराइट, अच्छा भाई बच्चों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप परेशान ना हो यार, क्यों परेशान हो रहे हैं, यू कैन सी दिस कि ये लिखा हुआ है नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, पीडीएफ आप ले सकते हैं। जी हाया अमीना, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछें। यस, लास्ट पार्ट, चलें दोबारा एक और एग्जांपल कराता हूं। देखें फॉर सपोज एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपके पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है ना, ये आपके पास कंपाउंड है और इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अननोन है, हमें वो फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है कि इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास है फॉर सपोज 286, आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। आप क्या करोगे, इस पूरे मॉलिक्यूल की जो MR की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 286, उसने बता दी है, तो आप इस इक्वल्स टू 286 लिख दोगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का MR निकालोगे, कितना हो जाएगा, ये 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3 डॉट XH2O is equals to 286, ठीक है। इस पूरे का MR कितना आएगा 106 डॉट XH2O is equals to 286। अब ये 106 पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वहां से जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 180 में 180 रह जाएगा, 286 में 106 माइनस करेंगे आपके पास कितना रह जाएगा 180 रह जाएगा, राइट बच्चों। अब XH2O, अब ये जो X के साथ वाटर है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई। अब ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा बच्चों, ये डिवाइड होगा, तो 180 डिवाइड बाय 18 वुड गिव यू 10, तो इसका मतलब ये है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर है वो है 10। इस तरह से ये सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं, ये बेसिक स्टफ था जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टफ है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद की अगर आप बात करें तो सेकंड बात जो होती है आपके पास वो होती है परसेंटेज बाय मास। ये सवाल 2 नंबर के लिए पेपर में आ जाता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, उसके बाद भी जो है हम लोग इसमें इसको कर नहीं पाते, हम करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, हमारी समझ से बाहर है कि हम ये सवाल क्यों नहीं करते। बहुत आसान सवाल होता है, हम पेपर में देख के घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं क्या इतना जो है हमसे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना, हमें पता नहीं क्या सवाल पूछा हुआ है हमसे। तो देखो फॉर सपोज अगर वो आपसे कहे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन
अमोनियम नाइट्रेट, अगर वो आपसे कहता है क्या निकालिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालें इन अमोनियम नाइट्रेट, तो बच्चों आपने कैसे निकालना है, परसेंटेज का फॉर्मूला फिक्स होता है, यू नो दैट, मैथ्स के अंदर भी आप लोग वही अप्लाई करते हो। क्या करते हो आप, ऊपर आप जो चीज निकालनी होती है, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है वो रखते हो, नीचे आप टोटल रखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ रहेगा टोटल, यानी कि इसका एमआर आपने नीचे रखना है, टोटल एमआर, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, तो ये टोटल बनेगा आपके पास 48 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 14 विल गिव यू 80, तो टोटल आपके पास आ गया 80, ठीक है। और यू कैन सी दिस कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो नाइट्रोजन है, एक दो, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 28, तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में आप नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, 28 ओवर 80 multiply by 100, it definitely give you percentage of nitrogen which is 35%। ऑलराइट बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। ऑलराइट एवरीवन, ठीक हो गया। अब देखें एक और गलती जो हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको दिखा दूं करके कि भाई ये गलती आप लोग कर सकते हो, तो इससे आपने जो है ना अवेयर रहना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। फॉर सपोज वो आपसे कहता है कि आपके पास है अमोनियम फॉस्फेट, आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास है अमोनियम फॉस्फेट, और इसके अंदर आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपने निकालनी है इसके अंदर। फॉर सपोज नाइट्रोजन की परसेंटेज इसलिए वो ज्यादातर आपसे पूछता है क्योंकि नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन कंटेंट जरूरी होता है, तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन कंटेंट जरूरी होता है, तो ज्यादातर आमतौर पर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, फॉस्फोरस भी पूछ सकता है, पोटेशियम की भी पूछ सकता है, किसी और एलिमेंट की भी वो पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है, ठीक है। आप दोबारा देखें, अब इसका पूरा टोटल एमआर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो अमोनियम फॉस्फेट का एमआर नीचे आएगा। अब अमोनियम फॉस्फेट का एमआर कैसे निकालते हैं, आप देख सकते हैं, ये निकालना आपको आना चाहिए, होपफुली आपको आता होगा। देखें ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 4, ठीक है ना, और ये पूरा मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई हो गया 3 से, क्योंकि इसके नीचे 3 लिखा हुआ है, प्लस फॉस्फोरस हो गया 31, ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 4, तो इस पूरे का आंसर आ गया आपके पास 49। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो आंसर है वो आपके पास टोटल एमआर 149 है, वो हमें नीचे। जो गलती है, जो आप लोग गलती कर सकते हैं, वो गलती क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो एक ही नाइट्रोजन लिखा हुआ है सर, जैसे ये फॉर सपोज ये जो नाइट्रोजन है, ये एक ही नाइट्रोजन हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम 14 लिख देते हैं ऊपर, ठीक है ना, 14 डिवाइड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये बेसिक गलती है जो कि हम लोग करते हैं, और कुछ लोग जो ये गलती कर चुके हैं वो अभी भी एहसास कर रहे होंगे कि हाँ यार मैंने ये गलती की है, तो आपने शायद देखा नहीं गौर से। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज मौजूद है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन आपके पास 3 बार है भाई, तो आप क्या करोगे 14 इंटू 3 करोगे, इसका मतलब ये हुआ 42 डिवाइड बाय 149 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 28.18% समझ। तो इस तरह से आपने परसेंटेज निकालनी है बच्चों, 2 नंबर का सवाल होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। So you need to put the all element over there in the numerator and divide by the total MR of the molecule and then multiply by 100। और आसान तरीके से एक और एग्जांपल करके बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं किसी का भी निकाल सकते हो भाई। फॉर सपोज मैंने आपको दिया KCl और मैंने आपसे कहा भाई परसेंटेज ऑफ पोटेशियम निकाल लें, तो यू कैन से दैट परसेंटेज ऑफ पोटेशियम निकालने के लिए एक ही पोटेशियम है, तो आप पोटेशियम का MR रखोगे ऊपर और नीचे रखोगे टोटल, तो नीचे टोटल कितना है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह करके आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ पोटेशियम भी निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको करना है 39 ओवर 74.5, ये आपके पास आ गया 52.34%, 52.35 कर लें पर 35%, तो ये आपके पास आ गई परसेंटेज ऑफ पोटेशियम। तो आप किसी और एलिमेंट की भी परसेंटेज निकाल सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम की ही निकलेगी। फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, आप जो है इसके अंदर कॉपर की परसेंटेज निकालें, तो आप क्या करेंगे भाई, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने के लिए आप ऊपर रखेंगे कॉपर का, नीचे रखेंगे आप टोटल विच इज 16 प्लस 64 इंटू 100, तो आप देखेंगे कि इसकी परसेंटेज का आंसर आ गया कितना 80%।
तो यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों, आप किसी भी सब्सटेंस का परसेंटेज निकाल सकते हैं एंड इट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू। अच्छा देखो शही, राउंड ऑफ करने की बात अगर आप करें तो राउंड ऑफ करने के लिए वहां लिखा हुआ होता है एग्जाम में, एग्जामिनर देता है आपको कि भाई आपको कितना राउंड ऑफ करना है, तो वो बोल देगा आपको कि आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अगर वो मुझे बोलता है कि मुझे यार यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो मैं इसको काट देता और मैं 52% लिख देता। ठीक है भाई, तो वो आपको एग्जामिनर बताता है क्वेश्चन। अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात करेगा एग्जाम में तो उसका 1 मार्क भी होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं जर्नली आपको सिर्फ चीज सिखा रहा हूँ, मैं सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलें भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद की जो बात है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद वाली जो बात है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में लाजमी लाजमी मिलता है, लाजमी आता है भाई ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आप राउंड ऑफ करते हैं निहाशा, यू आर राइट। ठीक है भाई, अब ये आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी आपने लाजमी लाजमी अपने नोट्स में, अपने रिवीजन में रखना है। इस टॉपिक को अपने रिवीजन में इसलिए रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जरा देखें, फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि आई हैव 2 एलिमेंट्स, फॉर सपोज एक एलिमेंट है आपके पास एन ऑक्साइड, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, an oxide of iron contain 70% of iron। अब देखिए मैंने इस तरह की बात कर दी, एक ऑक्साइड है आयरन की, वो 70% आयरन रखती है। What you need to find out? You need to find out the empirical formula of the oxide. Find out the empirical formula of an oxide। अब उस ऑक्साइड का empirical formula आपने निकालना है। तो आप देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, उसने क्लियर बताया हुआ है आपको, ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी कि 2 ही एलिमेंट होंगे, एक आयरन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, 2 ही एलिमेंट होंगे, एक आयरन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। आपको आसान आसान करने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बोले तो इस तरह से एलिमेंट को सबसे पहले लिखें अपने पास, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखें। लिख दिया, अब परसेंटेज लिखो। आयरन की परसेंटेज उसने हमें 70% दी हुई है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की नहीं दी हुई। अब पूरा मॉलिक्यूल 100% होता है भाई, 2 ही एलिमेंट है, अगर आयरन 70% हुआ तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन आपके पास 30% होगा, तो यू कैन राइट 30% ओवर हियर। ये आपको परसेंटेज कभी कभार वो दे देता है, कभी कभार आपसे पूछ लेता है, तो ये आपने रेडी रखना है अपने पास। ठीक हो गया। अब याद रखें 2 स्टेप है इसके अंदर खाली, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला स्टेप डिवाइड बाय द एटॉमिक मासेस, दूसरा स्टेप डिवाइड बाय द सिंपलेस्ट वैल्यू। ये 2 स्टेप याद रखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। पहला स्टेप क्या है भाई, स्टेप नंबर 1 याद रखना है आपने। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपने, डिवाइड कराना है, डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास से डिवाइड कराना है आपने। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, डिवाइड करा दिया। आयरन का कितना है 16। तो जरा देखें बच्चों, अगर आप इसको डिवाइड कराते हो तो आपके पास आंसर क्या बनता है, आपके पास आंसर बनता है 70 डिवाइड बाय 56, तो आपके पास आंसर आ गया 1.25। ये आ गया आपके पास 1.25। और दूसरा वाला क्या है आपके पास 30 डिवाइड बाय 16, तो ये आपके पास आ गया 1.875। बच्चों याद रखिए, आपको इसको राउंड ऑफ नहीं करना है पहले स्टेप में, पहले स्टेप में राउंड ऑफ नहीं करते, जो वैल्यू आ रही है लिख दें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस। और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन सारे आंसर्स 2 हो 3 हो, जितने भी आंसर्स हो, उन आंसर्स में जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे डिवाइड कराएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, 1.25 छोटा है, तो मैं इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 1.25 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, और इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1.5। अब जाहिर सी बात है, जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं फॉर्मूला इस तरह तो नहीं लिख सकता कि भाई आयरन का 1 मोल आ गया मेरे पास, ठीक है, और ऑक्सीजन का मेरे पास 1.5 मोल है, ऐसा तो नहीं लिख सकता मैं। कभी आपने देखा इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ कि आपके पास आयरन 1 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन 1.5 लिखा हुआ है। आप बैलेंसिंग करते वक्त स्टेशियोमेट्रिक नंबर 1.5 लिख सकते हो, बट आप फॉर्मूले के अंदर थोड़ी ना लिख सकते हो 1.5, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएगी तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों को कि आपके पास वो राउंड ऑफ हो जाए। तो मेरे लिए आसान तरीका ये है कि मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं ताकि ये भी राउंड ऑफ हो जाए और दूसरा वाला भी इक्वेट हो जाए उसके साथ साथ, यानी जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो दोनों के साथ करूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास बना, आयरन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 3, तो इसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला बना Fe2O3। इज दैट राइट बच्चों? समीन पूछिए क्या पूछना चाह रही है बेटे। देखिए बेटे आमिना, अगर आप फॉर सपोज इसको राउंड ऑफ करना चाह रही हैं तो आप मुझे जरा बताएं 1.5 को राउंड ऑफ किधर करेंगी, 1 पे करेंगी, 2 पे करेंगी? तो एक काफी बड़ा नंबर है, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते आप। इंपेरिकल फॉर्मूले में खासतौर पे आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। इंपेरिकल फॉर्मूले में यहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है, वहां पर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। उसको 2 पे राउंड ऑफ नहीं कर सकती हैं मामला, आपको उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसी ऐसे नंबर से कि वो राउंड ऑफ हो जाए। ये सिंपलेस्ट रेशियो है बेटे। सर व्हाट इफ इट इज NaNO3 फॉर नाइट्रोजन परसेंटेज? तो आप डेफिनेटली 14 ओवर NaNO3 का एमआर रखेंगे। नाइट्रोजन तो एक ही बार है ना इसके अंदर, तो 14 ओवर NaNO3 का एमआर मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें क्या मुश्किल है? आप सोडियम और नाइट्रोजन को मिक्सअप क्यों कर रही हो समीर? यस हरीश, सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ होके आनी चाहिए वैल्यू, स्टैंडर्ड नंबर आना चाहिए। ये नहीं 1 2 3 कुछ नहीं आना, ये 1.2 1.3 नहीं आना चाहिए, पूरा नंबर आना चाहिए। यस बिल्कुल, 18 की क्लास होगी। यस बिल्कुल, ये अपलोड हो जाएगा लेक्चर बेटे, डोंट वरी। चलें आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक सवाल है, क्या मेरे पास एक सवाल है, अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, अ कंपाउंड कंटेनिंग, अब जरा गौर से सुनिएगा सवाल, कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, ठीक है, ये सवाल है मेरे पास, ठीक है ना। इट कंटेन्स 40% कार्बन एंड 6.67% hydrogen. The relative formula mass of compound is 60. अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ साथ क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इसका भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इस कंपाउंड का। तो देखें इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, जी जवेरिया बेटा पीडीएफ आपको वैसे मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा अली से ये, ठीक है। अब देखें, अब इसको जरा और से समझें कि आप कहाँ गलती करते हैं बच्चों, गलती कहाँ करते हैं आप? गलती ये करते हैं कि फॉर सपोज उसने एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है कार्बन कितना 40%, ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 6.67%, ठीक है ना। हम तीसरे एलिमेंट की बात किए बगैर शुरू हो जाते हैं, सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। तो भाई सॉल्व करना से पहले जरा आप ऊपर सवाल तो पढ़ लें वो क्या कह रहा है। सवाल में वो कह रहा है कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज वेल। ऑक्सीजन कहां गई? ऑक्सीजन की तो परसेंटेज उसने दी नहीं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप उसको फोकस ही नहीं करेंगे, उसको देखेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन को डेफिनेटली हम देखेंगे। अब ये पूरे मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट्स हैं, एक की 40% है, एक की 6.67% है, तो तीसरा वाला 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे आप, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल तो 100% ही होगा ना, तो इसको 100 में से माइनस करके निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास आ जाएगा 53.33% ऑक्सीजन। अब ये आ गई परसेंटेजेस आपके पास। जब आपके पास परसेंटेजेस आ जाएं तो पहला स्टेप क्या करेंगे भाई, स्टेप नंबर 1 डिवाइड बाय एटॉमिक मासेस, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, इसके आगे 3.33, इसके आगे 6.66, इसके आगे 3.33। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय सिंपलेस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटा हो उससे सबको डिवाइड करा दें, तो 3.3 सबसे छोटा है तो सबको 3.3 से डिवाइड करा दें, आपके पास रिलेशन बन जाएगा। देखिए अगर आपके पास आंसर आ रहा हो ना इस तरह से, जैसे 1.01, अगर इस तरह का आंसर आ रहा है तो राउंड फिगर करना बनता है, आप इसको 1 कंसीडर करें। पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो खैर है, लेकिन अगर आपके पास 1.25 आ रहा है तो उसको आप राउंड फिगर नहीं कर सकते, फिर आप उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे जिससे वो राउंड नंबर हो जाए, ठीक है। ये आ गया 2, ये आ गया 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, CH2O। ये क्या चीज है बच्चों,
ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों? दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए हमें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए हमें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बीच में एक स्टेप होता है जो कि आपने करना होता है, वो होता है फैक्टर निकालने का। पहले आप निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे निकलेगा भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, उसको आप डिवाइड कराओगे किससे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, वो आपको बताएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन होगा हमेशा, ये गिवन है आपके पास 60। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया है, तो इसका मास आप निकाल सकते हैं। इसका मास कैसे निकलेगा? देखें, एक कार्बन के 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 × 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो इसका आंसर आ रहा है 30। तो आप इसको 30 से डिवाइड कराओगे, फैक्टर आ गया क्या? 2। यानी कि इन दोनों फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 का है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए, तो आप क्या करें? एम्पेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करा दें किससे? फैक्टर से। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, अगर मैं इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो स्टेप है वो पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या सीन है। तो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला सीन थोड़ा सा डाउन है, मतलब कि कम पूछते हैं पेपर में। एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला सीन ज्यादा ऑन है, उसको वो ज्यादा पूछता है पेपर के अंदर। ठीक है भाई, तो आपने फैक्टर निकालना होता है। फैक्टर को बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ दीज फॉर्मूलाए। तो आप देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास है वो आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद आपने क्या करना है? आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है, इसका जो मास है वो आप निकाल लेंगे, ये 30 आ गया। आप डिवाइड कराएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। जो आपके पास वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जाम में आमतौर पर वो सवाल किस तरह से पूछता है? एग्जाम में आपसे वो सवाल पूछता है इस तरह से, देखें, वो आपसे बोलेगा which additional information, वो आपसे बोलेगा which additional information, which additional information is required to convert empirical formula into molecular formula। तो आपसे ये पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि देखिए, यहाँ पर आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, वो ऊपर लिखी हुई है, देखें, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। जब तक आपके पास रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड नहीं होगा, आप नहीं निकाल सकते फैक्टर। फैक्टर नहीं निकाल सकते तो डेफिनेटली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं निकाल सकते। तो आपने याद रखना है बच्चों कि अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाना है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला मास आपके पास होना चाहिए। तो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव टू कन्वर्ट द एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। चलें आगे चलते हैं। अब देखें, ये तीसरी बात भी मैंने कर दी अपने काम की, जो मुझे लगता था कि यार ये काम की बात होनी चाहिए, वो मैंने कर दी। अब आ जाते हैं मोल्स के एग्जैक्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके पास 3 से 4 या 5 नंबर के आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर 3 नंबर के आते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेशियोमेट्रिक क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके पास लगते हैं स्टेशियोमेट्रिक रिलेशंस, और ये आपको करता है बच्चों तंग। तो यहाँ पर ये वाले सवाल जो है, फोर्थ आपके पास ये लेवल है मोल्स का, जो कि आपको आना चाहिए, ये फोर्थ लेवल है। ठीक है, चले आइए इसकी बात करते हैं। सवाल देखें, आपके पास क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हॉट कोक to form carbon monoxide. The carbon monoxide reduces the iron oxide into iron ore. Use the equation to explain why the iron oxide is reduced. All right. अब देखें, ये मोल्स का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये सवाल सामने आ गया है तो मैं आपको चले बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, आयरन ऑक्साइड पहले ऑक्सीजन के साथ था और रिएक्शन के बाद आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं। तो जाहिर सी बात है, आयरन के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, तो आयरन ने अपनी ऑक्सीजन क्या कर दिए? लॉस कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस्ड या रिड्यूसेस एट as
इट लूजेस ऑक्सीजन। खत्म हो गई बात, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ, वी आर गोइंग टू सॉल्व मोल्स राइट नाउ बच्चों। तो मोल्स की अगर बात करें तो जरा गौर से देखिए, मोल्स का सवाल सॉल्व करने के लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जरा देखें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। क्या पूछ रहा है बच्चों, आयरन का मास पूछ रहा है। जरा गौर से सवाल को पढ़ेंगे तो आपका काम बनेगा, अगर आप गौर से नहीं पढ़ेंगे ना सवाल को तो कोई फायदा नहीं। वो आपसे बोल रहा है आयरन का मास निकालो, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, व्हेन 12.5 ग्राम आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, आपको गिवन क्या है, आयरन ऑक्साइड। आपसे पूछ क्या रहा है, आयरन। तो भाई आयरन ऑक्साइड आपको कर दी है उसने गिवन, ये आपको दे दिया गया है, और ये आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है। आयरन आपसे रिक्वायर्ड है। तो बच्चों किसी भी तरह का सवाल सॉल्व कर रहे हो दुनिया में, किसी भी स्टैंडर्ड का मोल्स का सवाल सॉल्व करो, किसी भी कोने पे जाके सॉल्व करो, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, जिस लेवल पे बैठकर मोल्स का सवाल सॉल्व करो, मेरी 3 बातें याद रखो। मेरी 3 बातें याद रखो, अगर वो 3 बातों को तुमने पकड़ लिया, इसका मतलब ये है कि मोल्स का कोई सा भी सवाल आप इजीली कर सकते हो। पहली बात यह है कि आपने लाजमी क्या निकालने हैं, सबसे पहले आपने निकालने हैं मोल्स। पहली बात, सबसे पहले मोल्स निकाल दो। दूसरी बात, मोल्स के बाद रिलेशन लगेगा, ठीक है ना, मोल्स के बाद लगेगा रिलेशन। और तीसरी बात, उस रिलेशन को लगाने के बाद रिक्वायर्ड वेरिएबल निकाल सकते हो। रिक्वायर्ड वेरिएबल का मतलब क्या है, यानी कि अगर आपसे मास पूछा गया हो, आपसे वॉल्यूम पूछा गया हो, आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई हो, व्हाटएवर जो भी आपसे पूछा गया हो वो आप निकाल सकते हो इसी। तो भाई सबसे पहले आपको गिवन क्या है, मोल्स उसके निकाल दो। आपके पास जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली मोल्स निकाल लो। रिलेशन लगा लो गिवन वर्सेस रिक्वायर्ड का, गिवन वर्सेस रिक्वायर्ड का रिलेशन लगा लो, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ से निकाल लो। सही है भाई। तो आपको गिवन क्या है बच्चों, दिस इज 12.5 ग्राम आयरन ऑक्साइड गिवन है, तो इसके पहले मोल्स निकालेंगे हम। तो पहले इसके मोल्स निकलेंगे बच्चों। मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोल्स का फॉर्मूला लगेगा आपके पास जो चीज आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। आपको गिवन क्या है, मास, तो मास ओवर एमआर वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि मास गिवन है आपको, तो मास ओवर एमआर वाला फॉर्मूला लग सकता है। आसान सी बात है। मास किस चीज का गिवन है भाई, मास गिवन है आयरन ऑक्साइड का। मास गिवन किसका है बच्चों, आयरन ऑक्साइड का। मोल्स किसके निकाल ले हो, आयरन ऑक्साइड के। तो भाई आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसका होगा, आयरन ऑक्साइड का। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, ज्यादातर बच्चे आयरन का Fe56 लिख के यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ओ भाई आपको मास दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड का, अगर आप गौर से देखें वो कह रहा है 12.5 ग्राम आयरन ऑक्साइड दिया है, तो आयरन ऑक्साइड 12.5 दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड भी आप आयरन ऑक्साइड के एमआर से ही कराओगे। जरा देखें आयरन ऑक्साइड ये रहा, तो इसमें 2 आयरन है, 56 इंटू 2, ऑक्सीजन 3 है, 16 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 160। तो आप इसको 160 से डिवाइड कराओगे। जब आप इसको 160 से डिवाइड कराओगे तो बच्चों आपके पास क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 12.5 डिवाइड बाय 160, आपके पास मोल्स आ गए 0.078 मोल्स। मोल्स आ गए आपके पास, मोल्स आ गए। बेटा मोहित अहमद डोंट वरी, मैंने लिमिटिंग और एक्सेस का भी जो है क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, और परसेंटेज रीड कर दिए, फिक्र ना करें, है मेरे पास। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास मोल्स किसके आए बच्चों, ये जो मोल्स आए आपके पास आए आयरन ऑक्साइड के। मोल्स हमारे पास आयरन ऑक्साइड के हैं, हमें मास चाहिए है किसका, आयरन का, तो हमें मोल्स भी आयरन के चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब हम इसका रिलेशन लगाएंगे, रिलेशन लगा के मोल्स निकालेंगे किसके, पहले आयरन के। तो भाई हमारे पास क्या है, आयरन ऑक्साइड ऑलरेडी हमारे पास है, जो कि एग्जामिनर ने सवाल में दिया है, ठीक है ना। और आयरन हमें निकालने के लिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन को देखते हो तो इक्वेशन के अंदर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल और यहाँ लिखे हुए हैं 2 मोल। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आयरन ऑक्साइड आपके पास 1 है, तो आयरन 2 बन गए। इक्वेशन बता रही है आपको कि अगर आपके पास आयरन ऑक्साइड का 1 मोल हो तो आपके पास उससे 2 मोल आयरन के। तो अभी हमारे पास मोल्स हैं 0.078, तो अगर आपके पास 0.078 मोल्स हैं तो आपके पास कितना आयरन बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ने तो हमें ये बात बता दी कि अगर 1 होगा तो 2 बनेंगे,
और आपके पास कितने हैं 0.078। तो भाई अगर आपके पास 0.078 है तो आपके पास कितना बनेगा ये आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0.039 विच इज नो सॉरी x हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 0.078 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 0.156। आपके पास कितना हो जाएगा ये 0.156। ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ आयरन। ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ आयरन। अब रिलेशन लगा के आपने मोल्स निकाल लिए जो चीज आपको चाहिए थी उसकी। अब आप मास निकाल सकते हो थर्ड वेरिएबल। पहली बात हमने कर ली, दूसरी बात हमने कर ली, तीसरी बात हमें चाहिए मास। आप देख सकते हैं वो कह रहा है मास निकालो। तो मास का फॉर्मूला ऊपर वाला ही अरेंज कर लेंगे। आप क्या करेंगे मोल्स को और एमआर को वहां भेज दोगे तो इस तरह हो जाएगा। मोल्स हैं 0.156, एमआर होता है आयरन का 56। जब आप इसको 56 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 8.736 ग्राम्स। बच्चों ये आ गया 8.736 ग्राम आपके पास आंसर। और यही आपके पास क्या है आयरन का मास। और ये गलती आप लोग बहुत करते हो। अगर इक्वेशन में आयरन के साथ 2 लिखा हुआ है तो आपने एमआर के साथ नहीं मल्टीप्लाई कराना बच्चों इसको। ज्यादातर बच्चे 112 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 112 से मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं मेरी समझ से बाहर है भाई। एमआर सिर्फ आयरन का है, 2 तो बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है, आप उसको यूज नहीं करो। सही है बच्चों, इज दैट क्लियर? अच्छा साथ देखो अभी आंसर मेरे पास 8.736 आया। अगर मैं चाहूँ एग्जामिनर मुझे बोले कि भाई आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो तो मैं इसको 7.4 तक कर दूंगा। ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर एग्जामिनर बोलता है कि नहीं भाई आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो आप इसको क्या करोगे 8.7 लिख दोगे। एग्जामिनर बोलता है नहीं नहीं मुझे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए तो आप इसको राउंड ऑफ करके 9 कर दोगे। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। एग्जामिनर अगर आपसे बोल रहा है सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए तो 3 कर दो, एक नंबर को राउंड ऑफ कर दो। वो बोले 2 तो 2 को एक और को कर दो। फिर अगर बोले 3 यानी कि एक ही चाहिए तो फिर एक ही नंबर लिख दो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन व्हाट एग्जामिनर रिक्वायरमेंट। तो एग्जामिनर आपसे जिस तरह पूछ रहा है उस तरह उसको सॉल्व कर दें, उसको उतना राउंड ऑफ कर दें। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो बेहतरीन हो गया। आइए आगे चलते हैं। एक और सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए। एक और सवाल है और दोबारा से मैं वही 3 स्टेप लगाऊंगा बच्चों, आप देख लें। ये आ गया एक और सवाल मेरे पास, ठीक है ना। मैं वही 3 स्टेप लगाऊंगा और ये सवाल है आईजीसीएससी वालों बच्चों का। देखें आईजीसीएससी वाले बच्चों की खास बात ये होती है भाई, आईजीसीएससी वाले बच्चों के लिए ये हमारे लिए आसान काम ये होता है कि वो खुद ही स्टेप बना के दे देता है। खुद ही स्टेप बना के दे देता है, हमें जरूरत ही नहीं होती। वो खुद ही स्टेप बना के देता है। आप देखें आईजीसीएससी का सवाल है, उसने खुद ही स्टेप बना के देता है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ उस स्टेप्स को फॉलो करना है। वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड। ठीक है, तो आप देखें आपके पास उसने दिया हुआ है 3 पॉइंट, उसने आपको बताया हुआ है कि 3.04 ग्राम ऑफ लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड ऑलरेडी उसने बताया हुआ है आपको। तो आप क्या करोगे मोल्स निकालने के लिए वी नो दैट मास ओवर एमआर होता है। ठीक है, तो मास कितना है 3.04, एमआर कितना होगा लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड। तो लिथियम हो गया 7, फॉस्फोरस हो गया 31, फ्लोराइड हो गया आपके पास 19 इंटू 6। तो भाई ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 6 आपके पास हो जाएगा 19 इंटू 6 114 प्लस 31 प्लस 7। तो ये आ गया आपके पास 152। ये आपके पास आ गया एम आर 152। तो आप 3.04 को जब आप मल्टीप्लाई कराते हो 152 से तो आपके पास मोल्स आ गए कितने बच्चों 0.02। सिंपल इज दिस, आपके पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है भाई, अब उसके बाद आगे चलते हैं। बेटा मुझे पता है एमआर गिवन है बट मैं जानबूझ कर करके दिखाता हूँ ताकि बच्चों को जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप देखें आगे क्या बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम फ्लोराइड। तो आप देखें इसके जरिए अब इसके मोल्स निकालने जो गिवन है उसके जरिए निकालेंगे। जो बाकी तो लिथियम क्लोराइड तो हम यूज ही नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे हम लिथियम फॉस्फोरस फ्लोराइड जो कि हमें गिवन है हम उसका रिलेशन लगाएंगे किसके साथ जो हमें रिक्वायर्ड है लिथियम फ्लोराइड। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन में देखें आपके पास यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज 6:1। ठीक है भाई, उसके बाद आपके पास मोल्स कितने हैं आप ये लिखिए, आपके पास इतने मोल्स हैं तो ये कितना बनेगा। ठीक है भाई, आप क्या करेंगे 6 इंटू 0.02 करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 0.12। ये लो भाई एक और मोल्स आ गया आपके पास। अब वो क्या कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ दिस। अब मास निकालना है तो मास कैसे निकालता है भाई, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू एमआर ये होता है।
मोल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, एमआर से मल्टीप्लाई कराना है। तो बच्चों यही खास बात है जो कि आपने याद रखनी है, एमआर सिर्फ LIF का यूज करोगे, 6 से मल्टीप्लाई नहीं कराना, 6 से मल्टीप्लाई मत कराना भाई, 6 से मल्टीप्लाई मत कराना, ये आपने याद रखना है। LIF का जो है एमआर होगा आपके पास कितना होगा, वो आपके पास 26 होगा, तो आप इसको 26 से मल्टीप्लाई करा सकते हो 0.12 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.12 ग्राम्स। ऑलराइट बच्चों, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? ऑलराइट 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 ऑलराइट, ठीक हो गया ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखें तो आपके पास एक और बात है, आगे हम जो है चल के देखते हैं। एक और इसी तरह का, जैसे मास निकालना दिखाया मैंने, ऐसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो जरा देखें, कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं इस सवाल को। ये कॉन्सेंट्रेशन वाला सवाल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पेज पे लगाते हैं। ये एक क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन इसीलिए लिया है खाली ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन को लिखवा सकूं, ठीक है ना, मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखा सकूं। मैंने जानबूझ के पूरे क्वेश्चन की पिक्चर ली है ताकि आप लोगों के पास मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आप लोग देख सकें, इसमें जो भी आपका फायदा हो सके आप देखें, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊं। अच्छा रामीन, देखिए अगर आप गलत ऑर्डर में भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, रिलैक्स। लेकिन आपको आसान तरीका बता दूं ऑर्डर आइडेंटिफाई करने का, जिस ऑर्डर में उसने आपको प्रोवाइड किया है ना एलिमेंट्स, उसी ऑर्डर में लिख दो। अगर कार्बन पहले दिया तो कार्बन लिख दो, हाइड्रोजन उसके बाद दिया तो फिर हाइड्रोजन लिख दो, फिर ऑक्सीजन दिया तो या नाइट्रोजन दिया, जिस ऑर्डर में भी उसने आपको दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिख दो। आसान तरीका है, ठीक है। आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, वैसे तो हम मोल्स कर रहे हैं अभी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए पूरी पिक्चर ली है ताकि मैं आपको वो भी बात बता सकूं, तो वो आपके लिए रिव्यू हो जाए। बात वो कह रहा है आपसे, सम एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म आइंस, स्टेट द टर्म अप्लाइड टू द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। ये IGCSE का सवाल है, तो बड़े आसान सवाल होते हैं IGCSE के। आप देखें वो कह रहा है कि भाई बताएं, उस टर्म के बारे में बताएं कि अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो भाई कंप्लीटली एसोसिएट डिसोसिएट होने वाले को हम क्या बोलते हैं, वो हमसे ही पूछ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। हद है, इतना आसान सवाल। उसके बाद बोला कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो दो ही हाइड्रोजन है, तो दोनों अलग हो जाएंगे और सल्फेट अलग हो जाएगा। फिर स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंजन एसिड। भाई आपको याद रखना है, सारे इंडिकेटर एसिड में कैसा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। सारे एसिड जो है इंडिकेटर का रेड कलर शो करते हैं एक्सेप्ट थाइमोक्सिलिन, ठीक है, थाइमोक्सिलिन कलरलेस है, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, तो ये हो गया सॉलिड, ऑल द एसिड्स आर सॉल्युबल, तो ये हो गया एक्वस, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो ये हो गया एक्वस। वाटर लिक्विड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस होता है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बट द मेन थिंग इज बच्चों, द मेन थिंग क्या है हमारे पास, मेन थिंग हमारे पास ये है कि आप जो है ये मोल्स वाला सवाल करें। तो जरा आइए इसको भी देखते हैं। अब इसको देखते हैं तो आप देखेंगे लिखा हुआ है स्टूडेंट फाउंड 2.5 ग्राम जिंक कार्बोनेट required 20 centimeter cube of nitric acid to react completely. Calculate the concentration of dilute nitric acid. अब वैसे तो ये IGCSE का सवाल है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये है कि हमारे GCE वालों के लिए ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अच्छा, GCE और IGCSE में जो फर्क है वो सिर्फ इतना सा है कि आपके पास वो स्टेप बना के दे देते हैं और GCE वालों को स्टेप नहीं मिलते, तो उसको बस वो बोलेगा कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो डायरेक्ट करना। तो आप ये स्टेप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वही 3 स्टेप्स होंगे, हमेशा वही 3 स्टेप्स होते हैं। पहले वो क्या बोलता है भाई, पहले आप मोल्स निकालो, फिर आप क्या निकालो, रिलेशन लगा के दूसरे के मोल्स निकालो, और फिर रिक्वायर्ड वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशन, गैस वॉल्यूम गैस का या मास निकालना है, व्हाटएवर जो भी आपको निकालना है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है भाई। और IGCSE और GCE का सिलेबस पूरा ही एक जैसा है, पूरा का पूरा सिलेबस एक जैसा है, एक एक पॉइंट एक जैसा है। बस IGCSE के जो क्वेश्चंस होते हैं आप देख सकते हैं वो कितना इजी होता है, मतलब उसको आपको बना के दे देता है, पूरा स्टेप बना के दे देता है आपको, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास उसने दे दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। वो आपसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट का क्या निकालें आप, मास निकालें। तो व्हाट इज दिस, 1 मोल का मास जो होता है, मास ऑफ 1 मोल, उसको आप बोलते हो MR, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 मोल का आपके पास क्या होता है, मास होता है, ठीक है ना। 1 मोल का मास होता है वो आपके पास, MR जो होता है वो 1 मोल का मास होता है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ MR निकाला, इतना आसान सवाल है। आप देखें MR निकालना कौन सा मुश्किल काम है। जिंक कार्बोनेट, जिंक हो गया 65, कार्बन हो गया 12
ऑक्सीजन हो गया 16 और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया आपके पास 48 प्लस 12, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 60, 60 प्लस 65 आपके हो गया 125, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ, ये 1 मोल का मास आ गया सिंपल। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है आपके पास आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो आपके पास क्या चीज गिवन है, आप देखो आपके पास मास ऑलरेडी गिवन है, तो आप मोल्स निकालना आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है, आप निकाल सकते हो। आपके पास मास कितना है 2.5, इसको डिवाइड कराओगे आप किससे 125 से, तो आपके पास कितने आ जाएंगे मोल्स आ जाएंगे, तो मास ओवर एमआर करोगे मोल्स आ जाएंगे आपके पास विच इज 0.02। हमने क्या किया, हमने 2.5 को 125 से डिवाइड करा दिया। अब वो कह रहे हैं मोल्स निकालें किसके, आप नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड का रिलेशन देखें, दिस इज 2:1, तो आप कह सकते हैं अगर नाइट्रिक एसिड का और जिंक कार्बोनेट का मैं रिलेशन लगाऊं तो एक जिंक कार्बोनेट 2 नाइट्रिक एसिड से मिलता है, तो अगर मेरे पास 0.02 जिंक कार्बोनेट होंगे तो ये कितना होगा, डेफिनेटली इसका डबल होगा, तो ये हो गया 0.04। अब आपको निकालनी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट देखें मेंशन कर रहा है फॉर्मूला, यूनिट जो है आपके पास फॉर्मूला बता रहा है। कॉन्सेंट्रेशन का क्या यूनिट है, आप देख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब है ऊपर मोल रखेंगे, नीचे वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब रखेंगे, वॉल्यूम एंड डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स तो ऑलरेडी आपके पास आ गए हैं, वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है बट ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको आप क्या करोगे 20 डिवाइड बाय 1000 करोगे ताकि ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में यहाँ पर आप क्या कर दोगे पुट कर दोगे। जब आप इसको डेसीमीटर क्यूब में यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन, क्या आ जाएगी आपके पास 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन आपके पास यहाँ आ जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये कि नेहा शाह आपने पूछा था इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मोल्स गिवन हो तो उसको कन्वर्ट करना हो फॉर सपोज मास के अंदर यानी कि ग्राम में, तो आप मोल्स को सिंपल एमआर से मल्टीप्लाई कराते हो सिंपली। अगर आपको मोल से मास निकालना हो तो आप एमआर से मल्टीप्लाई करा देते हो, सेम एज इट इज। अगर आपको क्या गिवन हो, अगर आपको गिवन हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अगर आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब गिवन हो और आपको क्या निकालना हो, आपको निकालना हो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो भाई एमआर से मल्टीप्लाई करा दो निकल जाएगा, सिंपल ही तो है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, सेम चीज है। बस ये आप देख लेना कि कॉन्सेंट्रेशन किस चीज की है उसी के एमआर से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप इसको देखो तो ये नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है और नाइट्रिक एसिड का जो एमआर होता है वो 63 होता है, तो अगर मैं इसको 63 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई कैन इवन राइट इट कि आपके पास 126 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट नेहा शाह, इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू, बात समझ में आती है? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? ठीक हो गया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलें अब आप देखें, अरे परेशान ना हो बच्चों, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स यहाँ रखे हुए हैं, आप परेशान ना हो, मैंने हर चीज का डिसाइड करके पहले से रखा है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं हर चीज आपको डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद आप आ जाते हैं ये चौथे क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद ये है आपके पास एक क्वेश्चन, इसमें भी आपने कॉन्सेंट्रेशन ही निकालनी है तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ। उसके बाद ये भी आपने वॉल्यूम निकालना है, देखें एक वॉल्यूम वाला भी एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है फिर भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ। तो आप देखें इसने भी 3 स्टेप्स बना के दिए हैं, पहले मोल्स निकालो, फिर रिलेशन लगा के मोल्स निकालो, फिर वॉल्यूम निकालो, सेम चीज है, ये भी कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बस आपने इसमें फॉर्मूला डिफरेंट यूज करना है। आप देखें क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिक्वायर्ड क्या है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl दिया हुआ है। तो भाई अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ हो तो आप मोल्स कैसे निकालते हो, फिर आप मोल्स का फॉर्मूला लगाते हो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो डिवाइड बाय 1000। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों 0.4, वॉल्यूम कितना है 25 और सेंटीमीटर क्यूब में है तो डिवाइड बाय 1000, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। कैसे आएंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स आएगा आपके पास 25 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 सॉरी 25 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.01 मोल्स। ये मोल्स किसके हैं भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन लगा लो, HCl हो गया ये और ये हो गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 2 हैं इसका 1 है, तो अगर आपके पास 0.01 होंगे तो ये कितना बनेगा, तो इट वुड बी
0.1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.005। और वो आपसे कह रहा है वॉल्यूम निकालो सेंटीमीटर क्यूब में। तो भाई अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कराते हैं या तो 24 से या तो 24,000 से, क्योंकि अभी सेंटीमीटर क्यूब है तो 24,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 24,000, तो आपके पास आंसर आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये डेसीमीटर क्यूब में पूछ रहा होता तो फिर आप डेफिनेटली इसको 24 से मल्टीप्लाई कराते। इज दैट राइट बच्चों? देखो बेटा अली, एसिड और बेसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मुश्किल से 2-3 नंबर के लिए आपके पास आएगा डेफिनेशन, जिसके लिए आप अच्छे से याद कर लें, वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। एसिड और बेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ डेफिनेटली पॉलीमर और ऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर से एक दिन पहले होगी, वेडनेसडे वाले दिन। तो वो मैं आपको उसमें पॉलीमर भी कराऊंगा, ऑर्गेनिक भी रिव्यू करवाऊंगा, मैं आपको साथ साथ एनवायरमेंटल भी रिव्यू कराऊंगा, तो उसके लिए परेशान ना हो। मुझे तो लगता है कि पेपर में ज्यादा टॉपिक आते हैं तो मैं वो करा रहा हूँ खाली, मैं हर एक टॉपिक तो डेफिनेटली नहीं करा सकता हूँ 4-5 दिन में, 8 दिन में हम पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो बस मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। चलें, और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास ये है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है भाई। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हमें सॉल्व करना है, और साथ साथ इसके हम यहाँ पर दूसरा पार्ट लगा देते हैं इस क्वेश्चन का। ये रहा परसेंटेज यील्ड वाला सवाल, ठीक है भाई। जो बच्चे परसेंटेज यील्ड के लिए परेशान हो रहे थे, तो आइए आप परेशानी को हम दूर कर देते हैं, ठीक है। परसेंटेज यील्ड वाला सवाल कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो परेशान ना हो आप इसके लिए, मैं आपको सिखाऊंगा, आप बोलेंगे ये तो मुझे आता था, ठीक है। जरा देखिए, आपके पास ये एक सवाल है, अब इस सवाल के लिए तो पूरा सवाल ऑर्गेनिक का है डेफिनेटली ना, तो ऑर्गेनिक में हम इसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि सामने आ गया है तो हम इसको करवा देते हैं आपको। वो कह रहा है सर्किल द एटम्स इन द स्ट्रक्चर दैट शो द इथाइल प्रोपेनोएट इन एन एस्टर इज एन एस्टर। तो एस्टर लिंकेज आपने सर्किल करना, ये हो गया एस्टर लिंकेज सर्किल। एक्वस ब्रोमीन इज टेकन विद सैंपल ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट, व्हाई द एक्वस ब्रोमीन टर्न्स कलरलेस, बिकॉज़ इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, जब जब वो ब्रोमीन को डीक्लोराइज करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है नेम द अल्कोहल यूज्ड इन दिस रिएक्शन, ये रहा अल्कोहल, तो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो इट्स एनॉल, ठीक है। द रिएक्शन इज यूजेस एज एन एसिड कैटलिस्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस कैटलिस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यू कैन से दैट कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता पोजीशन पर, ठीक है। कैटलिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और कोई इफेक्ट नहीं होता उसका, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीज, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल को इंक्रीज करते हो, तो अगर आप इस साइड वाले को हैवियर कर दोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। एक नंबर आपको इसका मिलेगा, टू प्रोड्यूस्ड मोर प्रोडक्ट, दूसरा नंबर आपके पास इसका मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जो भी आपने अल्कोहल ऐड किया है वो उसको मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। देखिए ये सारी चीजें दी, हमें ये नहीं पढ़ना, हम कर रहे हैं ये, तो हमारा काम है इसको सॉल्व करना। ये आ गया परसेंटेज यील्ड का सवाल। देखिए परसेंटेज यील्ड का सवाल जब भी आपके पास आएगा ना, परसेंटेज यील्ड होती क्या है, परसेंटेज यील्ड एक्चुअली ऐसा पास आपको, सपोज आप इक्वेशन से कैलकुलेशन करते हो, अब तक मैंने आपको जितनी कैलकुलेशन सिखाई है ना वो हमने इक्वेशन से की है, वो इक्वेशन से जो कैलकुलेशन होती है ना वो 100% राइट आंसर होता है। कि अगर फॉर सपोज मैंने आपको 5 ग्राम कोई भी चीज दी है, तो आप इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप देखोगे यार 5 ग्राम से मैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूँ, 5 ग्राम से मैं कितना वाटर बना सकता हूँ, 5 ग्राम से मैं कितना कुछ भी बना सकता हूँ, इक्वेशन से कैलकुलेशन करेंगे, व्हाटएवर द आंसर यू हैव इट इज 100% एक्यूरेट। यार इतना आ सकता है, आएगा नहीं उतना, उससे कम आएगा। प्रैक्टिकल करने गए, प्रैक्टिकल करते वक्त किसी से टकरा गए, थोड़ी सी चीज वहां गिर गई, प्रैक्टिकल करने गए हमने वेट सही से नहीं लिया, प्रैक्टिकल करने गए पिपेट टूट गई, प्रैक्टिकल करने गए ब्यूरेट टूट गई, 10 चीजें हमारे पास एरर आते हैं, 10 तरह के जो एरर आते हैं, उसकी वजह से आपका जो फाइनल आंसर होता है वो एज इट इज जो आपने थ्योरेटिकल किया होता है उस जैसा नहीं आता, प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम आता है। तो आपने कितना परसेंट एफिशिएंट रिएक्शन किया, दिस इज व्हाट परसेंटेज यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा वो आपको देगा, ऐसी बात है आप प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हो ना कि प्रैक्टिकली आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि इतना मास है, तो प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा वो आपको देगा जो कि एक्सपेरिमेंट की वजह से आई होगी। आप देख सकते हैं सवाल में गिवन है
कि भाई एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट इज 9.45, हमेशा देगा आपको, हमेशा देगा। थ्योरेटिकल यील्ड आपको निकालनी है और उसको निकालने का आपको तरीका आता है। आपने क्या करना है, मोल्स निकालना है, रिलेशन लगाना है, उसके बाद मास निकाल लेना है। मोल्स लगाना है, रिलेशन लगाना है और फिर क्या निकाल लेना है, मास। ये आपको पता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, वैसी ही निकलेगी। डिवाइड कराओ, मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई, तो आपको निकालना आती है थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड जैसे आप कैलकुलेशन करते हो वैसी ही निकलेगी जैसे आप निकालते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा गिवन होगी, डिवाइड करा के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कुछ भी नहीं है भाई सवाल में, पूरा सवाल यही है। सही है, चलो आओ पहले थियोरेटिकल यील्ड निकाल के भी दिखा दूं। क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट 10.8 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड। तो मास दिया हुआ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो मोल्स निकाल लो भाई। मोल्स होगा आपके पास मास ओवर एमआर, मास ओवर एमआर करोगे तो आपके पास मास कितना है, मास आपके पास है 10.8 और आप देखें इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड का एमआर भी दिया हुआ है 72, डिवाइड करा दो, आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो भाई कितने मोल्स आए आपके पास, जरा देख लो। मोल्स आ गए आपके पास 10.8 डिवाइड बाय 72, तो आ गए 0.15 मोल्स। ठीक है, ये मोल्स किसके हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल्स हैं। लेकिन हमें चाहिए इथाइल प्रोपेनोएट यानी कि एस्टर का मास। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं एस्टर का मास कितना आ रहा है हमारे पास। तो रिलेशन लगा लो भाई, रिलेशन लगाओगे तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके कितने मोल्स हैं, एक। और इस एक मोल की वजह से एस्टर के कितने मोल्स बन रहे हैं आप देख सकते हैं, एक। एस्टर का भी एक ही मोल बन रहा है, तो रिलेशन बराबर है, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपके पास। जितने भी मोल्स आपके पास किसके होंगे, जितने भी मोल्स आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे उतने ही एस्टर के आएंगे। आपको पता है, आपने जितनी मरतबा इक्वेशन लिखी है एस्टर इक्वेशन की, ऑलमोस्ट जितने कार्बोक्सिलिक एसिड थे उतने ही आपके पास एस्टर बन रहे, तो रिलेशन हमेशा सेम होगा। इसका एमआर निकाल लेते हैं बस। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया 12 इंटू 5 60। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 8, तो ये हो गया आपके पास 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2, तो ये हो गया 16 इंटू 2, तो ये हो गया 32, तो ये आपके पास बन गया 100 एमआर। आपके एस्टर का एमआर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो भाई रिलेशन सेम है। तो मोल्स जो है आपके पास एस्टर के भी सेम आएंगे, विच इज 0.15। मास निकालोगे तो क्या करोगे, मास निकालने के लिए आप एमआर से मल्टीप्लाई कराओगे मोल्स को, तो एमआर कितना है आपके पास 100, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास मास कितना आ गया भाई 15 ग्राम। ये आपके पास जो मास आया है ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है, ये आपने थियोरेटिकल यील्ड निकाली है, कैलकुलेशन के जरिए निकाली है, आपको निकालना आती है। अब प्रैक्टिकल यील्ड आपको ऑलरेडी गिवन है, वो कह रहा है जब आपने एक्सपेरिमेंट किया ना तो 15 ग्राम नहीं आया आंसर, जो आपका मास आया एस्टर का वो 9.4 ग्राम बना। तो आपने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, 9.45 को डिवाइड कराऊंगा मैं किससे, 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना एफिशिएंटली अपना प्रैक्टिकल किया है। तो जरा देख लेते हैं, 9.45 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 63% समवेयर आपने अपना प्रोसेस किया है। इज दैट राइट बच्चों, ये है परसेंटेज यील्ड। इसमें क्या मसला है, इंतहा का आसान सवाल है, इंतहा का, बस आपको फॉर्मूला याद रखना। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, everyone. Is that clear? Quickly. Okay, अभी thank you Zebunisa. Okay. बेटा आपने कभी परेशान नहीं होना, बस आपको 3 स्टेप दे दी ना, वो 3 स्टेप पकड़ लो जोर से, बस उसको नहीं छोड़ना। बस पहले मोल्स निकालो, रिलेशन लगाओ और फिर क्या लगाओ, रिक्वायर्ड वेरिएबल, खत्म हो गई बात। ये लगाते रहोगे जिंदगी में परेशान नहीं होगे। चलो आगे चलते हैं। अब एक बच्चा, किसी बच्चे का परेशानी थी एक्सेस और लिमिटिंग की, तो आओ एक्सेस और लिमिटिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद मोल्स को साइड आउट करते हैं। सही है, साइड आउट करेंगे उसको। और लिमिटिंग और एक्सेस की बात करते वक्त आ जाइए जरा, हमारे पास इसका सवाल था एक, मैंने डाउनलोड तो किया था ना 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 ना, यस हियर इट इज। चलो भाई, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। लिमिटिंग और एक्सेस की बात, आप लोग परेशान होते हैं बहुत इस सवाल के अंदर, मेरे ख्याल से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक सांसें बाकी हैं इंशाल्लाह आपको परेशानी से दूर रखने की कोशिश की जाएगी। और राइट, चलें, आपको जो है क्या कह रहा है, लिमिटिंग और एक्सेस निकालना है बच्चों। आंखें बंद करके करना क्या है, आप लोगों ने आंखें बंद करके आपने ये देखना है, आंखें बंद करके आपने ये देखना है कि लिमिटिंग कौन सा है या एक्सेस कौन सा है। तो आपने देखें करना क्या है, आपने जब कभी भी बात करें लिमिटिंग की और एक्सेस की, जब कभी भी वो बात करे किसकी, लिमिटिंग की और एक्सेस की, आंखें खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, जहन में बिठा लो, दिल में बिठा लो। एक्सेस और लिमिटिंग की जब भी बात करेगा, एक्सेस और लिमिटिंग की जब भी बात करेगा,
दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकलेंगे, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकलेंगे, याद रखिएगा, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स निकलेंगे। आप देखें लिमिटिंग या एक्सिस होता क्या है, लिमिटिंग और एक्सिस रिएक्टेंट ही होते हैं भाई, प्रोडक्ट नहीं होती। लिमिटिंग होगा या एक्सिस होगा तो वो रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आता है बेटे, आसान बिल्कुल आता है। याद रखिए कि दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स निकलेंगे। कौन से रिएक्टेंट है आपके पास, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो भाई मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी निकलेंगे और आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकलेंगे। दोनों निकालने हैं आपने, दोनों, और क्वेश्चन में दोनों की इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी, दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। देख लें जरा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात, तो कह रहा है 0.76 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो ये कह रहा है आपसे कि 45 सेंटीमीटर क्यूब और 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, आप यूज कर सकते हो। यहाँ मास गिवन है तो आप क्या करोगे भाई, मास ओवर एमआर लगा दोगे। मास ओवर एमआर लगाओगे तो क्या हो गया, 0.76 डिवाइड बाय 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एमआर 40 हो, ठीक है ना। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 40। और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो डिवाइड बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2, 45 मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 1000, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए 0.009 और इसका आंसर मेरे ख्याल से आएगा 0.019 शायद। देख लें, यही आंसर आ रहा है बच्चों, 0.76 डिवाइड बाय 40, यस 0.019, और ये हो गया आपके पास 0.45 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.009, सही है, ऐसी आ रहा है, ऐसी आ रहा है बच्चों। देखें, अगर बच्चों वो लिमिटिंग और एक्सेस पूछता है, अगर वो पूछता है लिमिटिंग एक्सेस, एक्सेस लिमिटिंग व्हाटएवर जो भी वो पूछता है, तो आपने सबसे पहले निकाल देने हैं मोल्स। आपने क्या निकाल देने हैं, मोल्स निकाल देने हैं। आप जब मोल्स निकाल दोगे, मोल्स निकालने के बाद आपने सिर्फ एक स्टेप करना है। 3 नंबर का सवाल है, मोल्स आपने दोनों के निकाल दिए, 2 नंबर तो आपको वैसे ही मिल गए, 1 नंबर बचा है खाली, 1 नंबर। वो 1 नंबर की हमें बात करनी है, और वो 1 नंबर आप और करेंगे वो एक्सिस और लिमिटिंग को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखें, दोनों में से किसी भी दोनों को लिख दें, रिलेशन लगाएं, दोनों का क्या लगेगा बच्चों, रिलेशन लगेगा। तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन को देखते हो तो इक्वेशन बता रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड 1 चाहिए होगा। ये बात हमें कौन बता रहा है, इक्वेशन बता रही है कि अगर आपके पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल होंगे तो वो 1 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। सही है, आपके पास ऑलरेडी दोनों के आंसर है। देखें, ये आपके पास गिवन कंडीशन है कि भाई आपको इतने सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है मोल्स, और ये आपको गिवन है कि आपको इतने सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, ये दोनों गिवन है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बचेगा, कौन सा खत्म हो जाएगा, तो किसी भी एक को यूज करके दूसरे की अमाउंट निकालने। सही है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर 1 होगा तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर मेरे पास 0.009 मोल्स हुए सल्फ्यूरिक एसिड के, अगर मेरे पास 0.009 मोल्स हुए सल्फ्यूरिक एसिड के, तो मुझे कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा भाई इसके लिए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मुझे चाहिए होगा भाई 0.18। कितना चाहिए होगा मुझे, 0.18। This is required sodium hydroxide. This is what? This is required sodium hydroxide, और आपके पास है कितना, आपको एग्जामिनर ने गिवन किया है 0.019। तो बच्चों ज्यादा दे दिया कम दे दिया, जल्दी से, ज्यादा दे दिया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड या कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, शाबाश, वेरी गुड। जब ज्यादा दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस, दैट्स इट, बात खत्म। सही है भाई, ये बात है बस, दैट्स इट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा देखें, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि यार सर ये मैं तो इस तरह से नहीं कर सकता, मैं जो है सर मैं एक काम करता हूँ, मैं सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए करूंगा। तो भाई आ जाओ, उस तरफ आ जाओ, दूसरे तरीके से आ जाओ। आप बोलते हो मैं दूसरे तरीके से करूंगा, तो दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएक्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा रिएक्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 है और सल्फ्यूरिक एसिड 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेंगे तो आपके पास प्रॉपर रिएक्शन होगा, पूरा रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल किससे मिलेंगे, 1 मोल
सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेंगे। बेटा मैं समझ गया मरियम, जब भी मैं दोबारा दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। अब आप देखें, अब आपको ये भी गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये भी आपको गिवन है, ये दोनों आपको गिवन है। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक उठाएं और उसके जरिए दूसरा वाला निकाल लें। एक उठाएं, उसके जरिए दूसरा वाला निकाल लें। तो आप पहले देखें, मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए करके दिखाया, अब मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जरिए करके दिखाता हूँ। मैं फॉर सपोज आपके पास 0.019 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको इसके कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा, ये आप आइडेंटिफाई कर लें। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप सोचें कि फॉर सपोज आपको दिया ही नहीं था, अब आप निकाल लो कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स चाहिए। तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने चाहिए होंगे, आप देख सकते हैं, X will be 0.019 divided by 2, so the answer will be 0.0095. इतना सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए ही चाहिए है, इतना सल्फ्यूरिक एसिड आपको कंप्लीट रिएक्शन के लिए चाहिए होगा, और आपके पास है कितना, बट वी हैव 0.009। तो बच्चों ज्यादा है कम है, जल्दी से, सल्फ्यूरिक एसिड जितना चाहिए था उससे ज्यादा है कम है, कम है, जाहिर सी बात है। इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। क्या हो गया आपके पास, लिमिटेड हो गया। तो आपकी मर्जी है भाई, जिस तरीके से भी सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा, दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो तैमूर, आप जो बात कर रहे हो ना, आप अब बात कर रहे हो कैलकुलेशन की, अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लिमिटिंग और एक्सेस निकालते कैसे हो। लिमिटिंग और एक्सेस इस तरह से निकालते हैं। अब फॉर सपोज मैंने आपको रिएक्टेंट 1 भी दिया हुआ है, मैंने रिएक्टेंट 2 भी दिया हुआ है, मैंने दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, और मैं आपसे बोलूँ जरा बताइए, आप जो है ना सोडियम सल्फेट का मास निकाल के दिखाइए। तो अगर आप सोडियम सल्फेट का मास निकालने पे जाओगे ना, तो उस वक्त फिर जब आप रिलेशन लगाओगे तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का रिलेशन लगाओगे। ये एक आम सी बात है, आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी चीज की कैलकुलेशन करते हो, किसी भी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हो, तो भाई प्रोडक्ट बेस करती है लिमिटेड रिएक्टेंट पे। अगर लिमिटेड का मतलब होता है कम, लिमिटिंग वाला कम है तो वो खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन ही रुक जाएगा। एक्सेस वाले से कैलकुलेशन थोड़ी ना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं लिमिटिंग वाले से, क्योंकि लिमिटिंग वाला जब खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। एक्सेस वाला है बच जाएगा। एक्सेस के जरिए प्रोडक्ट कभी भी नहीं निकलती भाई, प्रोडक्ट हमेशा निकलती है लिमिटेड के जरिए। इज दैट क्लियर? देखो अगर आप वो पूछ रहे हैं, आपसे बताओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है, तो आपको राइट हैंड वाला करना होगा नीलम, आपको राइट हैंड साइड वाला करना होगा। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, क्लियर है बच्चों? ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। चलें अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा काम पूरा, मोल्स की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, एनर्जेटिक्स की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एनर्जेटिक्स की। तो एनर्जेटिक्स में कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है बच्चों, वो बातें मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। एनर्जेटिक्स का टॉपिक अब हम करने लगे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इस टॉपिक को लाजमी लाजमी रिवाइज करके जाइएगा, तो ये पेपर में आपको बहुत सी जगह पर मिल सकता है। इसमें कुछ बातें हैं आपको जो याद रखनी है बच्चों, वो बातें क्या हैं जो कि आपको याद रखनी है, वो बातें ये हैं कि एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या होगी। पहली बात, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भाई एक्सोथर्मिक क्या होता है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज, रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और ये रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब। एक नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, तो आपको रेडी रहना है इसके लिए, ठीक है ना, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है बच्चों, इसके अंदर बेटा परसेंटेज प्योरिटी कोई भी चीज नहीं होती है, परसेंटेज प्योरिटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस वो पूछ लेता है हमसे इसी तरह, तो वो सेम चीज है, व्हाटएवर द मास यू हैव, आप जो कैलकुलेशन से मास निकालोगे उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल मास रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपके पास जो आंसर आएगा वो उस अमाउंट की परसेंटेज होगी प्योरिटी की उस सब्सटेंस के अंदर, सेम चीज है, ठीक है। जो भी आपके पास मास आएगा ना कैलकुलेशन के जरिए, उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज आ जाएगी प्योरिटी की, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एंथैल्पी चेंज हमेशा कैसा होता है बच्चों, एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको देखकर पहचान सको, वो कभी कभार वैल्यू दे देता है, और जो है आपको याद रखना है उस वैल्यू को देख के आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्सो है एंडो है। एंथैल्पी चेंज आपके पास,
इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है किसके लिए, आपके पास इसके लिए। और एक और बात जो बड़ी कॉमन सी हम लोग गलती करते हैं भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आपने ये याद रखना है, टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि थर्मामीटर जो होता है वो हॉटनेस को मेजर करता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर फॉल होता है। अगर आपको कोई टेबल दे दिया जाए इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, आप पूछ रहा बताया विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो आप बोल सकते हैं एक्सो। और अगर कोई टेबल दे दिया इसमें टेम्परेचर डाउन हो रहा हो, जैसे फॉर सपोज रिएक्शन से पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, रिएक्शन के बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो कम हो गया, तो आप बोलेंगे यार ये रिएक्शन एंडोथर्मिक, ठीक है बच्चों। उसके अलावा एक्सोथर्मिक जो होता है बॉन्ड मेकिंग होता है, ये बड़ा मसला है, बच्चे भूल जाते हैं भाई, बॉन्ड मेकिंग एक्सो होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग आपके पास क्या होता है, एंडो होता है। पेपर में सवाल आता है, पेपर में सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2 मार्क्स के लिए, आप लोग इसको गड़बड़ करते हो, अजीब तरीके से लिखते हो। सवाल और से देख लेना क्या कह रहा हूं मैं। डिफाइन इन टर्म्स ऑफ bond making, define in terms of bond making and bond breaking. Why the reaction is exo या endo, why the reaction is exo या endo। पेपर में बच्चों सवाल आता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सवाल क्या आया, पेपर में सवाल ये आया, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, व्हाई द फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे यार वो रिएक्शन की तरह कुछ भी लिख दे, आप लोग स्टार्ट हो जाते हो अपनी तरफ से बातें करना, फोटोसिंथेसिस इसलिए एंडोथर्मिक है, वो सूरज की रोशनी गेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ओ भाई छोड़ दो उसको, ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये याद रखो, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बस यही लिखना है आपने यार, और कुछ नहीं लिखना। जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसी छाप देना, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर, जो बता रहा हूँ बस वो लिख देना बच्चों, खुदा रहा। देखो इसके अंदर वो डिफाइन कर रहा है कि ये आपके पास क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपके पास मार्किंग स्कीम, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की फॉर्म में बताओ, ये मार्किंग स्कीम है। 2 से 3 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, आईजीसीएससी वालों के लिए 3 नंबर के लिए, डीसी वालों के लिए 2 नंबर के लिए, सिर्फ नंबर्स का फर्क है। देखें पहला पॉइंट दोनों का सेम होगा, क्या लिखोगे पहले पॉइंट में दोनों को क्या लिखोगे, बॉन्ड मेकिंग is exothermic while bond breaking is endo। बच्चों ये पॉइंट तो अपने पास याद रख लो, ये 1 नंबर देके जाएगा, ये दोनों में लिखना है आपने। मैं फ्रेम करके बता रहा हूं आपको क्वेश्चन, बॉन्ड मेकिंग is exothermic reaction while bond breaking is एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक पॉइंट तो आपने लिखना ही लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, दोनों में लिखना है, ठीक है ना। अब आपने कंक्लूजन करना है अपनी बात का, तो वो क्या लिखोगे आप लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी रिलीज बाय बॉन्ड मेकिंग, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग आपके पास एक्सो है तो आप लिखोगे एनर्जी जो रिलीज हो रही है बॉन्ड मेकिंग की वजह से इज ग्रेटर देन एनर्जी एब्सॉर्ब आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग। बस यार ये बात लिखनी है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, खत्म हो गई बात, दोनों पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने। उस वाले का क्या लिखोगे, उस वाले का उल्टा करके लिख दोगे, आप क्या लिखोगे, एनर्जी एंडोथर्मिक का पूछ रहा है तो आप बोलोगे एब्जॉर्ब जो हो रही है वो ग्रेटर है, एनर्जी एब्जॉर्ब आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर, जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब रही है वो बड़ी है, देन एनर्जी रिलीज, उस एनर्जी से जो कि रिलीज हुई है बाय बॉन्ड मेकिंग की वजह से एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये आप पॉइंट लिखोगे, 2 नंबर पक्के। और अगर आप आईजीसीएससी में तो आप खुश हो जाएं, आईजीसीएससी वालों को 3 नंबर मिलते हैं इसके माशाल्लाह से। इज दैट राइट बच्चों, क्लियर हो गया। आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग बेटे देखिए, अगर फॉर सपोज मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे साथ खड़े हुए हैं मदी, ठीक है ना, मेरे साथ खड़े हुए हैं क्या, मदी। अगर मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे साथ क्या खड़े हुए भाई, मेरे साथ मदी खड़े हुए, तो मदी ने और मैंने जो है अपना हाथ जो है पकड़ा हुआ है, फॉर सपोज ना एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम दोनों को क्या होगा,
अब हम एक दूसरे, अब सपोज मैं और मदी एक दूसरे का हाथ छुड़वाना चाह रहे हैं, या आप लोग चाहते हैं कि मेरा और मदी का हाथ छूट जाए, तो आप लोग इस पे प्रेशर लगाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। आप लोग इस पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। आप इस पे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। बेटा मैंने रिमूव कर दिया, मैंने देख लिया था, थैंक यू। तो आप लोग इस पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो आप लोग जब इस पे फोर्स लगाएंगे तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा ना। तो मदी और मेरा बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड बना हुआ है। आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो मेरा बॉन्ड जो है इसके साथ, मदी के साथ, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जब तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, मदी हम रोके हुए। लेकिन जब आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारी एनर्जी से ऊपर निकल जाएगी, तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ती है भाई। जब एनर्जी दोगे तभी तो एब्जॉर्ब होगी ना। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज व्हाट? एनर्जी एब्जॉर्बेशन। राइट बच्चों? हाँ मदी, इंशाल्लाह 4 तारीख तक तो नहीं छोड़ना है मुझे। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, देखो मैंने दोनों लिख दिया बेटे, मैंने यहाँ दोनों लिख दिए हैं। आपको इसको आंखें बंद करके याद कर लेना, आप एज इट इज ठोक देना इसको, ठीक है ना भाई? चलो भाई आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बच्चों पेपर में 3 नंबर के लिए आती है, और आप लोग साले सीधी सीधी डायग्राम नहीं बना पाते हो यार, हद होती है। मतलब मैं बच्चों को बोलता हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएगी पेपर के अंदर, और आपको भी नहीं सीख के आते हो। अजीब सी बात है, मेरी समझ से बाहर है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में डिफरेंस है। ये आप अपने कान खोलो और उसके अंदर बिठा लो ये बात यार, लाजमी लाजमी ये पेपर में आती है। इसको भाई बड़ा बस समझ लो ना यार, तो क्यों यार तुम लोग गलती करते हो? समझ से बाहर है। देखो ये 2 एक्सेस बनते हैं यहाँ पर, इसमें भी 2 ही एक्सेस हैं भाई, ठीक है ना? एक एक्सेस का नाम है एनर्जी, इसको आप एनर्जी बोलते हो। इसको आप बोलते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये दोनों में ही सेम है। यहाँ पर भी आप एनर्जी रखोगे और यहाँ क्या रखोगे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सेम चीज है भाई, सेम चीज। 1 नंबर मिलेगा इसका। वो कभी कभार आपसे कहता है कि भाई एक्सेस लिखकर दिखाओ, 1 नंबर मिलेगा, ये याद रख लो। फिर आप जरा देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज करता है, तो भाई एनर्जी रिलीज कर रहा है। आप देखें रिएक्टेंट इज द सम ऑफ टू, रिएक्टेंट इज द सम ऑफ टू, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। 1 नंबर मिलेगा इसका। प्रोडक्ट नीचे बनाने का 1 नंबर मिलेगा आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है? अब वो आप देखो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आप देखो प्रोडक्ट इज द सम ऑफ टू, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। तो आप देखिए जरा, तो ये अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप नीचे बना दो, 1 नंबर मिल गया। एंडोथर्मिक के ऊपर बना दो, 1 नंबर मिल गया। राइट प्रोडक्ट लिखने का 1 नंबर है यार बच्चों, 1 नंबर है इस बात का। और आप लोगों का एक सवाल होता है, आप बोलते हैं सर अगर फॉर सपोज ये रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है, क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ बराबर में लिखा हुआ है डेल्टा एच इज -109 किलोजूल पर मोल। आपको नहीं बताया एक्सो है या एंडो है, लेकिन आप देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू बता रही है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो कौन सा बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा। आपकी मर्जी है, आप रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट लिखो, आपकी मर्जी है प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखो, या आपकी मर्जी है यहाँ पर आप लिख लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ लिख लो आप कार्बन डाइऑक्साइड। कोई रोकने वाला नहीं है भाई आपको। आप लोग परेशान होते हैं सर रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट लिखूं या कार्बन और ऑक्सीजन लिखूं, तो भाई आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे लिख लो, कोई मसला नहीं है इसका। नंबर आपको मिलेगा राइट प्रोडक्ट लगाने का। राइट प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक है तो नीचे, एंडोथर्मिक है तो ऊपर। एक्सो है तो नीचे, एंडो है तो ऊपर। एक्सो है तो नीचे, एंडो है तो ऊपर। याद रखना है आपने। आपको याद होगा, या आप लोग डेफिनेटली अगर फॉर सपोज आप देखते हैं, आप लोग मरी सवाद कागान नारायण जाते हैं तो वो एरियाज कितने ऊपर है? 1200 किलोमीटर की हाइट पर है, 1400 किलोमीटर की हाइट पर है। तो जितना ऊपर जाते हो ठंड बढ़ती है भाई, तो ठंड में आप हमेशा ऊपर रहते हो, तो प्रोडक्ट ऊपर होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ऊपर होगी, और जितना नीचे आते जाओगे गर्मी उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट हमेशा जो है एक्सोथर्मिक में नीचे होगी। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने कर दिया ज्वाइन, ये मैंने कर दिया ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जैसा दिल चाहे वैसे ज्वाइन कर दो, कोई मसला नहीं है। ये मत बोलना कि सर आपने ज्यादा ऊपर कर दिया, मैंने छोटा नीचे कर दिया। मर्जी है आपकी, जितना ऊपर करना है करो, जितना नीचे करना है करो, बस प्रोडक्ट से ऊपर होना चाहिए। सही है। आपको इसमें निकालना होता है क्या? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। तो देखो
ये जो डिफरेंस है ये एंथैल्पी चेंज है, ये जो डिफरेंस है ये एंथैल्पी चेंज है। बस एरो हमेशा प्रोडक्ट की साइड पे होता है, एरो हमेशा प्रोडक्ट साइड पे होता है। तो यहां बनाना है एरो, इसमें इसमें बनाना है एरो यहां पर। आप लोग दोनों तरफ बना देते हो एरो, ऊपर भी एरो बना दिया हेड, नीचे भी बना दिया हेड, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट की साइड पे हेड होता है। तो ये आ गया डेल्टा एच, एक नंबर इसका मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी रिएक्शन। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है बेटे। तो ये हमेशा क्या होती है, आप वो एनर्जी होती है जो आप रिएक्टेंट को देते हो ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो। तो रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक होती है ये, रिएक्टेंट से हाईएस्ट पीक होती है। देखिए ये रिएक्टेंट, ये हाईएस्ट पीक, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज व्हाट, रिएक्टेंट, दिस इज हाईएस्ट पीक, दिस इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आप हमेशा खुद दे रहे हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या दे रहे हो, आप हमेशा खुद दे रहे हो। तो बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका हेड जो होगा हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये आ गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। एक एक नंबर के लिए ये सारी बातें आती हैं, एक एक नंबर की। डायग्राम आप पेंसिल से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अली पेंसिल से डायग्राम बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक और चीज आपसे वो बोलता है कैटालाइज रिएक्शन। अगर वो बोलता है आपसे कैटालाइज रिएक्शन, तो बच्चों व्हाट इज कैटालाइज रिएक्शन। तो कैटालाइज रिएक्शन जब आप करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है आपके पास, कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जिसकी वजह से रिएक्शन आपके पास क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सो यू कैन से दैट कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम करके दिखा देनी है, दिस इज कैटालाइज रिएक्शन। आपने एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम करके दिखा देनी है, दिस इज कैटालाइज रिएक्शन। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। 3 नंबर के लिए इनमें से कोई सी भी 3 बातें वो पूछ सकता है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू। पेंसिल से बना सकते हैं आप डायग्राम, पेन से बनाना चाहे पेन से बना दें, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चले। यस, एरो की डायरेक्शन का मतलब है बेटे, एरो की डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एरो की डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हेड अगर ऊपर होता है तो पॉजिटिव शो करता है, हेड नीचे होता है तो नेगेटिव शो करता है। ठीक है भाई। तो आपने याद रखना है कि अगर जो हेड ऊपर मैंने बनाया तो आप उसको हेड को ऊपर ही बनाओगे। जो हेड मैंने नीचे बनाया है वो बस आपने नीचे बनाना, और एक ही हेड नीचे अगर आप देखें तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हेड नीचे, बाकी सारे ऊपर है। तो वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और एक जो एरो नीचे है वो नेगेटिव वैल्यू है। तो ये आपने याद रखना। सही है भाई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास एक नया सवाल हमारे पेपर में जो आ रहा है, जो कि आपने लाजमी लाजमी उसकी तैयारी करना है, वो है इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। आपने क्या निकालना है, इंथैल्पी चेंज निकालना है। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालनी है बाय बॉन्ड एनर्जीज, बाय बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जीज को यूज करते हुए आपने क्या निकालना है बच्चों, इंथैल्पी चेंज ऑफ, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला सवाल मैंने आपको करा के दिखा दिया है। बस सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले स्टेप में आपने सारे जो है एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है, जो कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ने में यूज हुई है। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ना। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ोगे तो ये एंडोथर्मिक, और प्रोडक्ट के जो बॉन्ड मेक होंगे, बॉन्ड मेकिंग जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। ये हमेशा प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। और हमेशा याद रखें कि अगर एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप टोटल एनर्जी के अंदर इसको ऐड करते हैं, -180 को आप ऐड कर दें, तो ये जो भी आंसर होगा वो आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल एनर्जी रिलीज का। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो ये अमाउंट आप माइनस करते हैं तो आपके पास टोटल एनर्जी रिलीज आ जाती है। ये सिंपल है। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। देखो इस तरह का सवाल मुझे लगता है कि क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये, और ये फर्स्ट टाइम ये आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ इस तरह का सवाल आएगा। इतना इजी सवाल, कोई बहुत मुश्किल सवाल आपके पास नहीं आएगा। मेरे हिसाब से आपके पास इजी सवाल आना चाहिए इस तरह का। ठीक है, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम। ऑलराइट।
तो फर्स्ट टाइम में इतना मुश्किल वो सवाल नहीं देंगे आपको। देखिए जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है आपसे नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, ठीक हो गया भाई, नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इक्वेशन उसने दे दिया है, बॉन्ड एनर्जी उसने दे दी है। वो सबसे पहले क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। एनर्जी टेकन इन, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई। एनर्जी एब्जॉर्ब अगर आपने निकालना है तो डेफिनेटली आपने रिएक्टेंट से निकालेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है जो आपके पास टूटेगा, और 3 फ्लोरीन टू फ्लोरीन के बॉन्ड है। फ्लोरीन के फ्लोरीन बॉन्ड कितने हैं भाई, 3 हैं जो कि टूटेंगे। तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन है 945, फ्लोरीन का है 160 इंटू 3, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 480 प्लस 945। तो ये कितना बन गया बच्चों, जरा चेक करेंगे आप। ये मेरे ख्याल से 1425 आंसर आना चाहिए। और क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो एनर्जी रिलीज, जब आप एनर्जी रिलीज की बात करते हो बच्चों, तो एनर्जी रिलीज क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब आपके पास प्रोडक्ट बनती है, तो वो जो बॉन्ड्स आपके पास बन रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर जो बनते हैं, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो आप देखें, ये बात है समझने वाली, जरा गौर से देखिएगा बच्चों इस बात को। एक प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड्स बने हैं, जरा देखें, 1 2 3, एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड बने हैं आपके पास, एक मॉलिक्यूल में, यानी कि NF3 के अंदर N2F के 3 बॉन्ड बने, ठीक है। और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, 2, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने बने होंगे भाई, 2 मॉलिक्यूल में आपके पास बने होंगे कितने, टोटल 6 बॉन्ड्स बने होंगे। कितने बॉन्ड बने होंगे आपके पास, एक मॉलिक्यूल में अगर N2F के 3 बॉन्ड्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे भाई, 6 होंगे। तो बस ये चीज आपको यहाँ सीखनी थी। तो 6 into 300 will give you 1800, और ये क्योंकि एनर्जी रिलीज है तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव होता है। तो हमेशा आप क्या करते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो, आपके पास रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाती है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। तो भाई 1425 माइनस 1800 करोगे आपके पास, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा -375। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ग्रेटर है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव में आ रहा है। और आप बोलोगे एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन एनर्जी absorbed, that is why the process या the reaction is exothermic, that is why the reaction is exothermic। बेटा बॉन्ड तोड़ने वाला हमेशा एंडो होता है, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ोगे तो हमेशा एंडो होगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज डेफिनेटली आपको चाहिए होगा, तभी तो आप रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, तभी तो पता लगेगा एक्सो या एंडो है। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ऑल क्लियर। बेटा आमना सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपने देखना है कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बस उसको आप उसकी बॉन्ड एनर्जी से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज होगी। आप देख सकते हैं कि N2F के 3 बॉन्ड है NF3 में, देखें N2F के 3 बॉन्ड है, तो ये हो गया NF के 3 बॉन्ड, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, 2, तो जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हो गए, N2F के 6 हो गए। और N2F की एनर्जी कितनी है, 300, तो जब आप 300 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1800 एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये बन रहे हैं इस वजह से। ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम किसी को। हमेशा जो बॉन्ड्स आपके पास बनेंगे, हमेशा जो बॉन्ड्स आपके पास बनेंगे वो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो वो नेगेटिव होगी। जो बॉन्ड आपके पास टूटेंगे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगी। और हमेशा पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करनी है, माइनस नहीं करनी, बस मिला के लिखनी है, इक्वेट करनी है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस नहीं करनी, प्लस वाले को पहले लिखो, नेगेटिव वाले को बाद में लिखो, उसको इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो। माइनस नहीं करनी, बस सॉल्व करना है। तो प्लस में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव आंसर आ गया। एंड बिकॉज़ द एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऑलराइट बच्चों, चलें, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक्स की ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करा दी।
मुझे लगता है कि ये पेपर में आएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। इसके अलावा जो चीज पेपर में आती है, वो लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की क्लास की, वो है रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स। फैक्टर्स ये पेपर में बहुत आते हैं भाई, पेपर में बहुत आते हैं, बेइंतहा आते हैं, ये लाजमी याद करने। 5-5 नंबर के लिए आते हैं आईजीसीएसई के लिए, 5 नंबर के लिए। जीसीई में आते हैं मुश्किल से ये 3 नंबर के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये बहुत 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 मुश्किल है भाई, और बहुत बहुत आसान है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, तो लाजमी लाजमी याद करें। सही है। तो फैक्टर्स में आपके पास क्या क्या है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास प्रेशर है, आपके पास सरफेस एरिया है, और आपके पास है, आपके पास है कैटलिस्ट। पेपर में वो आपसे कहता है डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। ये इस तरह से सवाल पूछता है, इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो ये इस तरह से अगर सवाल पूछेगा तो आप ये आंसर करेंगे, ठीक है ना। फिर आप इस तरह आंसर करेंगे, आप क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन concentration of reactants, increase in concentration of reactant, increase the number of particles, increase the number of particles, increase the number of concentration of reactant, increase the number of particles, more crowded area, जब आपके पास more crowded area हो जाएगा, so you can say that chances of frequent collision increases, chances of frequent collision increases, आपके पास chances of frequent collision क्या हो जाएगा बच्चों, increases, hence rate of reaction increases, hence rate of reaction increases। ये बात आपके पास बच्चों 3 नंबर और 5 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, 3 नंबर और 5 नंबर के लिए पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर आप इंक्रीज टेम्परेचर क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, वो काइनेटिक एनर्जी की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, वो स्टार्ट करना मूविंग फास्टर, वो क्या करेंगे, फास्टर मूव करेंगे। जब वो फास्टर मूव करेंगे तो आपके पास चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास बढ़ जाएगा, हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। 3 से 5 नंबर के लिए वो पूछ सकता है, याद रखें। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बच्चों आपकी जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। 3 नंबर के लिए जीसी, 5 नंबर के लिए आईजीसीएसई। बच्चों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर वाला तो बहुत पूछता है, टेम्परेचर वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है प्रेशर। एक तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बच्चों, गैसेस के लिए। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैसेस के लिए है, और प्रेशर जो है वॉल्यूम से भी कनेक्टेड है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या कर देते हो, कम कर देते हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम कर देते हो, तो सेम पार्टिकल्स होंगे तो डेफिनेटली उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कम कर दोगे, कंटेनर का वॉल्यूम कॉम्पैक्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली आपके पास प्रेशर पार्टिकल्स का आपस में बढ़ जाएगा। और अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो प्रेशर उनका डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ ही हैं। अगर वो बोलते हैं आपने सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है छोटे बीकर में ले लिया है, तो आप डेफिनेटली याद रखें प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है भाई। जैसे फॉर सपोज अगर एक बच्चा है छोटा सा 2 साल का, उसको अगर आप 5 रोटियां खिला दें, डेफिनेटली उसका पेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो उसके लिए प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो 5 रोटियां आप हाथी को खिला दें, तो हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो 5 रोटियां पता भी नहीं चलेंगी। तो अमाउंट सेम है 5 रोटियां, लेकिन क्योंकि कंटेनर का साइज छोटा और बड़ा है, तो उसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो आप याद रखें, इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो गैसेस के पार्टिकल्स क्लोजर आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कम क्लोजर टू ईच अदर। क्या हो जाते हैं भाई, वो कम क्लोजर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास फिर क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बस ये बात याद रखनी। उल्टा करोगे तो दूर कर दो, वो कहो अगर प्रेशर कम कर रहा है या कंटेनर बड़ा कर रहा है वो, ठीक है ना, कंटेनर बड़ा कर दिया तो आप कह सकते हैं द प्रेशर ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस एंड द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो द चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। उल्टा लिख दो। सरफेस एरिया
और पार्टिकल साइज एक ही बात है भाई। अगर आप पार्टिकल साइज की बात करते हो तो पार्टिकल साइज अगर आप छोटा करते हो, पार्टिकल साइज छोटा करते हो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर फॉर सपोज आपके पास पार्टिकल साइज है, ये लम्स हैं, तो सरफेस एरिया कम हो गया। और अगर आप इसको पाउडर कर देते हो तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये दोनों एक साथ साथ है, ठीक है ना। तो अगर आप कहते हो सरफेस एरिया इंक्रीज या पार्टिकल साइज डिक्रीज, सरफेस एरिया आपने क्या किया, इंक्रीज, या पार्टिकल साइज आपने क्या किया, डिक्रीज, तो आप कह लेंगे कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स within a same volume with respect to the volume of container, volume of container। तो आप क्या बोलेंगे, chances of frequent collision increases, chances increases, rate of reaction increases, ठीक है। और अगर आप रेट की बात करते हो, कैटलिस्ट की बात करते हो, तो इट decreases the activation energy and increases the rate of reaction। This is the only work of catalyst। इसके अलावा कोई काम नहीं करता, एंथैल्पी पे कोई असर नहीं करता, रिवर्सिबल रिएक्शन पे कोई असर नहीं होता, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होता, आपके पास किसी भी चीज पे कोई असर नहीं होता। कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट बढ़ा देता है। इसके अलावा ग्राफ होते हैं दो हमारे सिलेबस में, एक ग्राफ हमारे पास इस तरह का है, एक ग्राफ हमारे पास इस तरह का है, दो ग्राफ है हमारे सिलेबस, ठीक है। तो ये चारों आपके पास जो फैक्टर हैं, इसको अगर आप यूज करते हो तो आप याद रखें प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं होगा, प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं होगा इनको चेंज करने का। तो आप ग्राफ देखोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इट वुड बी अ लिटिल स्टीपर, इस तरह से हो जाएगा। आप देखें the reaction would be a little steeper but there is no change on the product would remain same, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास प्रोडक्ट सेम रहेगी और सिर्फ आपके पास टाइम सेव हो जाएगा, थोड़ा सा रिएक्शन स्टीपर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो रिएक्शन तो स्टीपर होगा, साथ साथ प्रोडक्ट भी बढ़ेगी। अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ा दें, एक्सेस वाले की बढ़ाएं तो रेट फास्ट होगा डेफिनेटली, लेकिन आपके पास वो स्टीपर होगा और वो प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगी। लेकिन लिमिटिंग को अगर आप बढ़ा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ा देंगे, तो डेफिनेटली आपके पास प्रोडक्ट थोड़ी सी इंक्रीज होगी। यहाँ पर भी यही होगा कि अगर आप लिमिटिंग को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगी और वो स्टीपर भी होगा। ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? All right, all clear, very good बच्चों, very good। So now